जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम सेक्शन 7 से करेंगे। पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 के सेक्शन 7 से आगाज़ करेंगे। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा है मैं उसको रिवाइज़ कर देता हूँ सेक्शन 6 तक जल्दी-जल्दी, ताकि आपको दिक्कत ना हो उसको रिवाइज़ करने में। ठीक है ना? हमने आगाज़ किया था द पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991। इसमें हमने प्रिएम्बल पढ़ा था कि ये इसको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जब भी ज़रूरत पड़ी तो बनाया जाएगा। जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन राइट ऑफ प्रीएम्पशन होता है कि हक़ शुफ़ा का राइट जो होता है कि जो ज़मीन के साथ जिसके साथ लगती हो, या वो हमसाया है या उसका कोई स्पेशल राइट है, तो वो उनको पहले मिलेगी, फिर किसी दूसरा बंदा, वो जो बाहर वाला बंदा, थर्ड बंदा जो है, वो खरीद सकता है। पहले हमसाये को या को-ओनर को या किसी का स्पेशल राइट है वो तो। ये होता है कि जो पहला राइट जो होता है वो हमसाये का को-ओनर का होता है, फिर वो हमसाये का होता है, और दूसरा स्पेशल जो है राइट उसका होता है, और तीसरा जो होता है वो हमसाये का होता है। ठीक है? ये देखेंगे। अब ये देखें, इस जो सेक्शन जो 1 जो कहता है कि शो टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट, इसमें हमने पढ़ा था कि इसको द पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 कहेंगे। ये पूरे पंजाब पर लागू है। ये उसी फॉरवर्ड एट वंस का मतलब होता है कि पूरे पंजाब में उसी वक़्त वजूद में ये लागू हो गया था। ठीक है? इसके आगे लगता है डेफिनिशन। हमने सेक्शन 2 में डेफिनिशन पढ़ी थी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो किसी भी एरिया में हो, लेकिन अर्बन एरिया में ना हो, अदर देन अर्बन एरिया। ठीक है? और ये कंटोनमेंट एरिया में ना हो, कंटोनमेंट लिमिट्स में, जिसको लोकल बॉडीज़ और कंटोनमेंट जो एक्ट जो है, और या किसी दूसरे लॉ ने उसको, यानी कि जो उस वक़्त फ़ोर्स में हो, उसने डिक्लेयर किया हो, ये कंटोनमेंट एरिया का है या अर्बन एरिया, तो उसमें वो प्रॉपर्टी एग्ज़िस्ट ना करती हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, और किसी भी एरिया में हो अदर देन अर्बन एरिया और कंटोनमेंट एरिया, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। प्रीएम्प्टर क्या होता है? प्रीएम्प्टर होता है जिसके पास राइट ऑफ प्रीएम्पशन होगा, उसको प्रीएम्प्टर कहेंगे। ठीक है? आगे चलते हैं। राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्या होता है? सी। ये डेफिनिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पहले करना बड़ा ज़रूरी है। राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्या होता है? राइट ऑफ प्रीएम्पशन होता है कि ऐसा राइट जिसके ज़रिए आप इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, वो हासिल करते हैं परचेज़ करके, ठीक है ना? इन 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 प्रेफ़रेंस टू द अदर पर्सन, आपको प्रेफ़रेंस होती है ऐसे शख्स को, जो शाफ़ी शरीक, शाफ़ी खलील, शाफ़ी जार, इन बंदों को क्या होती है? प्रेफ़रेंस हासिल होती है दूसरे पर, यानी कि जो शाफ़ी शरीक, शाफ़ी खलील, शाफ़ी जार के अलावा होंगे ना, उन पर, इन तीनों को प्रेफ़रेंस हासिल होती है कि वो इस प्रेफ़रेंस की वजह से वो जो प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, वो हासिल कर सकते हैं। इसको कहते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन कहते हैं। सेल क्या होती है? सेल जो होती है, सेल जो है, सेल जो कहता है कि जब परमानेंट ट्रांसफर आप अगर करती जाए ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की इन वैल्यूएबल जो है कंसिडरेशन के एवज़, ठीक है ना? तो उसमें ये ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ हिबा बिल एवज़ एंड हिबा बाशातुल एवज़, ये भी आ जाएगा। अगर प्रॉपर्टी हिबा बिल एवज़ की आपने हिबा बिल एवज़ में, यानी कि प्रॉपर्टी दी है, या हिबा बाशातुल एवज़ की है, तो फिर भी वो इसमें दोनों में क्या आ जाएगी? सेल आ जाएगी। लेकिन उसने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि इसमें सेल में कौन-सी चीज़ें इंक्लूड नहीं है। सेल में अगर जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेंस के ज़रिए की गई है, विल के ज़रिए की गई है, गिफ्ट के ज़रिए की गई है, तो वो इसमें नहीं आएगी। हाँ, हिबा बिल एवज़ और हिबा बाशातुल एवज़ के ज़रिए की गई, तो वो इसमें आएगी सेल में। हाँ, अगर दूसरे पॉइंट पे उसने लिखा है कि अगर प्रॉपर्टी जो है, वो कोर्ट ने कोई डिक्री पास की है, डिक्री फॉर मनी के लिए उसकी एग्ज़ीक्यूशन हो रही है, उस एग्ज़ीक्यूशन के सिलसिले में किसी सिविल कोर्ट ने, क्रिमिनल कोर्ट ने, रेवेन्यू कोर्ट ने डिक्री पास की है, उसकी एग्ज़ीक्यूशन हो रही है। उस एग्ज़ीक्यूशन के सिलसिले में वो प्रॉपर्टी अगर फ़रोख्त हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, या किसी को डिलीवर की जा रही है, तो वो भी क्या होगी? वो भी आपकी दूसरा सेल में नहीं आएगी। एग्ज़ीक्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एक्सचेंज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अगर एग्रीकल्चर लैंड को आप एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे के साथ, वो भी इसमें सेल में नहीं आएगी, क्योंकि वो एक्सचेंज हुई है, वो सेल तो हुई नहीं, तो सेल नहीं आएगी। सेल नहीं हुई तो राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन अदर देन द वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, ठीक है ना? उसने कहा कि चौथे पॉइंट पे कहा है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन है उसमें, अदर देन वैल्यूएबल कंसिडरेशन, अगर उसमें आपने कोई इवज़ चीज़ नहीं ली, सच एज़ ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ डावर, अपने डावर के हकमैन में दे दी है, या आपने कंपनसेशन दे दी है मर्डर केस में या हर्ट केस में, तो वो भी इसमें सेल में नहीं आएगी। ठीक है? इंटरप्रिटेशन में हमने पढ़ा था सेक्शन 3 में कि इसकी जो एक प्रोविजंस है इस एक्ट की, इसको फ़ौक़ियत हासिल होगी दूसरे जितने भी एक्ट होंगे, ठीक है ना? सॉरी, इसमें ये लिखा हुआ है, वो एक्ट एक्चुअली वो 4 था,
3 में ये था कि जितनी भी यानी कि इस एक्ट की जो प्रोविजंस है उसकी अगर तशरीह की जाएगी, कोर्ट करेगी, तो वो होली कुरान और सुन्ना की हेल्प लेगी, उसके मुताबिक की जाएगी। कुरान मजीद में और सुन्ना में राइट ऑफ प्रीएम्पशन के बारे में क्या फरमाया गया उसके मुताबिक यानी कि वो इसकी तशरीह की जाएगी। सेक्शन 4 में क्या कहता है, एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज। एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज में क्या है कि ये जो प्रोविजंस है इस एक्ट की, जो पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट जो है, इसकी प्रोविजन दूसरी जो प्रोविजंस पे जितनी भी एक्ट की जो जितने भी लॉज होंगे उनकी प्रोविजंस पे फोकियत रखेंगी, इसकी बात मानी जाएगी, दूसरों की नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 5 क्या कहता है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन। राइट ऑफ प्रीएम्पशन तब अराइज होगा जब सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो चुकी होगी, तब ये राइट ऑफ प्रीएम्पशन अराइज होगा। 6 कहता है कि ये पर्सन जो है इनको राइट ऑफ प्रीएम्पशन हासिल होगा, ठीक है ना। फर्स्ट पे कौन है, शाफी शरीक, शाफी खलीज, शाफी जात। शाफी शरीक होता है को ओनर होते हैं, ठीक है ना, मुश्तरका खाते में जो होता है वो इमू प्रॉपर्टी में अनडिवाइडेड इमू प्रॉपर्टी जो सोल्ड हो चुकी है उसमें जो को ओनर होता है उसको कहते हैं शाफी शरीक। शरीक कहते हैं ना, शरीक आयात, शरीक जुर्म, शरीक मतलब कि उसका को के मैनों में यूज होता है, ठीक है ना। शाफी खलीत होता है कि जिसका स्पेशल राइट जो वो उस इमोल प्रॉपर्टी में अटैच राइट हो, जैसे राइट ऑफ पैसेज, राइट ऑफ ईजमेंट, राइट ऑफ पैसेज ऑफ वाटर, राइट ऑफ पैसेज ऑफ वाटर, राइट ऑफ इरिगेशन, ये सारे इसमें आ जाते हैं। शाफी जार क्या होता है, शाफी जार होता है कि वो पर्सन जिसकी ज़मीन जो है इमूव प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी सोल्ड है उसके साथ एडजस्टेंट हो, जुड़ी हुई हो, बंदे के साथ बंदा साझा हो, उसको क्या कहते हैं, हमसाया कहते हैं, शाफी जार। ये 3 बंदे थे जिनके पास राइट ऑफ प्रीएम्पशन था, ठीक है ना। शाफी शरीक, शाफी खलीज, शाफी जार, ये आपको याद आना चाहिए, इसमें भी वो क्वेश्चन हो सकता है। आगे वो ये 2 जो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1, वो कहते हैं सबसेक्शन 1 में जो भी कह दिया गया उसको साइड पर रखते हुए द राइट ऑफ प्रीएम्पशन शैल बी एक्सरसाइजेबल, उस वक्त इसको एक्सरसाइज किया जा सकता है, किया जाएगा ओनली इन द केस ऑफ जरूरत के केस में, अगर आपको उस जमीन की जरूरत है, उस पर लैंड की जरूरत है मूव प्रॉपर्टी की, तो 10 आप कर सकते हैं, या टू अवॉइड जरार, मतलब कि जरर को, इसको यानी नुकसान को अगर आपको हो रहा है उसके बिक जाने से कोई और ले गया तो आपको नुकसान हो सकता है, तो फिर आपको वो प्रॉपर्टी यानी कि लेना बड़ी जरूरी है। इस वजह से आप ये 2 चीजें हैं, इस दोनों की बेस पे आप ये क्या कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी आप किशुफा का दावा कर सकते हैं, राइट ऑफ प्रीएम्पशन का, तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं जी, आ जाए आप सेक्शन 7 पे आ जाए। सेक्शन 7 क्या कहता है, सेक्शन 7 ये कहता है कि प्रायोरिटी इन द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। जी ठीक है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन तो है, मतलब कि आप प्रायोरिटीज, मतलब कि प्रायोरिटीज किसको हासिल होगी, ठीक है ना। वेयर देयर आर मोर देन वन पार्टिसिपेटर्स इन स्पेशल राइट्स अटैच्ड। देखिए ना, ये पार्टिसिपेटेड इन स्पेशल राइट, ये ऊपर हमने पढ़ा है, अभी इधर देखें, पार्टिसिपेटेड इन स्पेशल राइट, ये शाफी खलीद की बात कर रहा है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि वेयर देयर आर मोर देन वन पार्टिसिपेटर्स इन द स्पेशल राइट्स, जहाँ पे अगर शाफी खलीद जो है उसको कोई राइट ऑफ ईजमेंट है, राइट ऑफ स्पेशल राइट है, कौन से राइट से, इधर देखें, राइट ऑफ पैसेज है, राइट ऑफ पैसेज ऑफ वाटर है, राइट ऑफ इरिगेशन है, वहां पे 2 या 3 बंदों को जी हासिल है, तो फिर क्या किया जाएगा, फिर प्रायोरिटाइज कैसे किया जाएगा। वेयर देयर आर मोर देन वन पार्टिसिपेटर्स, शाफी खलीद एक से ज्यादा है, ठीक है ना। अटैच दो इमूल प्रॉपर्टी सोल्ड, द पर्सन हैविंग अ स्पेशल राइट, अगर जिसका स्पेशल राइट होगा, शैल हैव द प्रेसिडेंट, उसको फोकियत हासिल होगी ओवर अ पर्सन हैविंग अ जनरल राइट, जो जिसको जनरल राइट हासिल होगा उस पर फोकियत हासिल होगी। फिर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, स्पेशल राइट वाले को दी जाएगी, जनरल राइट वाले को नहीं दी जाएगी। इसकी इलस्ट्रेशन हम पढ़ लेते हैं, आपको मैं समझा देता हूँ। ये देखिए, ए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। ए गार्डन इज इरिगेटेड बाय द वाटर कोर्स, वाटर कोर्स होता है खाला जो होता है sorry, a garden is irrigated by the water course which opens from a small canal। अब एक गार्डन है, बाग है, उसको पानी लगता है वाटर कोर्स के जरिए, खाले के जरिए। अब खाला ओपन होता है स्मॉल कैनाल, वो स्मॉल कैनाल से जुड़ा होता है, नहर के साथ जुड़ा हुआ है। इफ द गार्डन इज सोल्ड, अगर गार्डन सोल्ड हो जाता है, उसको कर दिया जाता है, द पर्सन हैविंग द राइट ऑफ इरिगेशन फ्रॉम द वाटर कोर्स, अगर एक पर्सन जिसका चैनल के जरिए वो राइट ऑफ इरिगेशन है, शैल हैव द प्रेसिडेंट ओवर द पर्सन हैविंग द राइट ऑफ इरिगेशन फ्रॉम द कैनाल,
उस गार्डन के साथ एक ऐसे शख्स की ज़मीन है, 2 शख्स की ज़मीन है। एक एक वो इरिगेशन जो पानी लगाता है वो खाले के ज़रिए लगाता है और दूसरा डायरेक्ट कैनाल से पानी आता है। तो फिर राइट किसको हासिल होगा? राइट ऑफ प्रीएम्पशन ज़मीन किसको मिलेगी? जिसके पास स्पेशल राइट होगा। स्पेशल राइट किसके पास है? वाटर चैनल के पास। क्योंकि वाटर कोर्स के ज़रिए जो पानी लगता था ना बाग को, तो गार्डन को, तो जिस बंदे की ज़मीन को वाटर कोर्स के ज़रिए यानी कि वो लग रहा है, पानी लग रहा है उसकी ज़मीन को, तो फिर वो उसको राइट हासिल होगा। मतलब कि एक जनरल राइट है, एक स्पेशल राइट है। स्पेशल राइट किसको हासिल होगा? वाटर कोर्स वाले को। स्पेशल राइट जो जिसके पास होगा वो यानी कि जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन हासिल होगा। आगे लिखा है बट इफ सच गार्डन इज इरिगेटेड फ्रॉम द स्मॉल कैनाल, द पर्सन हैविंग द राइट ऑफ द इरिगेशन फ्रॉम द वाटर कोर्स एज वेल एज द पर्सन हैविंग द राइट ऑफ इरिगेशन फ्रॉम द कैनाल शैल हैव द राइट ऑफ द प्रीएम्पशन। देखें, उसने कहा कि अगर गार्डन को इरिगेट किया जा रहा, पानी मिलता है डायरेक्ट कैनाल से मिलता है, ठीक है ना, स्मॉल कैनाल से मिलता है, तो फिर दोनों के पास राइट होगा, इक्वल राइट होगा। उस शख्स के पास जिसकी ज़मीन वाटर कोर्स के ज़रिए इरिगेट होती है और उस शख्स की जिसकी ज़मीन कैनाल से इरिगेट होती है, दोनों के पास फिर राइट होगा। ठीक है ना? ये सॉरी, गला खुश्क हो चुका है और ना खांसी बार-बार आ रही है, तो इसके लिए माज़रत, आपको डिस्टर्बेंस हो रही होगी। तो ये सेक्शन 7 हमने पढ़ लिया, प्रायोरिटी इन द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। राइट ऑफ प्रीएम्पशन तो हासिल है शाफी खलीद को। तो फिर शाफी खलीद को स्पेशल उनमें से अगर 1 से 2 या 2 से ज़्यादा बंदे हैं जिनके पास स्पेशल राइट है, तो फिर उनको जो राइट होगा वो यानी कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन कौन अवेल कर सके, जो वो लैंड किसको मिलेगी? वो मिलेगी स्पेशल राइट वाले को, जनरल राइट वाले पे को नहीं मिलेगी। ठीक है ना? हाँ, अगर एक आगे एग्जांपल देकर समझा दिए, वो आपने इसको तैयार कर लेना है। आगे ये दोनों एग्जांपल छोड़ने कोई मसला नहीं इसका। आगे चलते हैं। सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 क्या कहता है? जॉइंट राइट ऑफ प्रीएम्पशन, हाउ एक्सरसाइज। हाँ, अगर जॉइंट राइट ऑफ प्रीएम्पशन हो तो फिर कैसे एक्सरसाइज किया जाएगा? ये देखें, वेयर इसको पढ़ते आपको समझ आ जाएगी। वेयर अ राइट ऑफ प्रीएम्पशन वेस्ट इन एनी क्लास और ग्रुप ऑफ पर्संस। एनी क्लास मतलब शाफी शरीफ, शाफी खलील, शाफी जार, किसी के बंदे के पास, इन तीनों में से किसी के पास भी है, एक से ज्यादा है, या ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब के ऊपर शाफी खलील की बात की जिसके पास जनरल और स्पेशल राइट वो, तो द राइट में बी एक्सरसाइज बाय ऑल द मेंबर्स। उनमें से कोई भी यानी कि मेंबर्स जो है ना वो क्या कर सकता है, वो उसको राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। जॉइंट राइट ऑफ प्रीएम्पशन, हाउ एक्सरसाइज। जॉइंट राइट, दो बंदों के पास इक्वली राइट है, तो फिर कौन राइट करेगा, एक्सरसाइज करेगा। वेयर राइट ऑफ प्रीएम्पशन वेस्ट इन एनी क्लास और ग्रुप ऑफ पर्संस, दो या ज्यादा बंदों को यानी कि जो राइट हासिल है राइट ऑफ प्रीएम्पशन, द राइट में बी एक्सरसाइज बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ सच क्लास और ग्रुप जॉइंटली। तो दोनों इकट्ठे भी उसको कर सकते हैं, और जो क्लास है उस मेंबर्स की, तो वो तमाम सारे कर सकते हैं। ठीक है? एंड इफ नॉट एक्सरसाइज बाय देम ऑल जॉइंटली, अगर वो जॉइंटली तो सारे जाने उसको एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर बाय एनी टू और मोर ऑफ देम, तो उनमें से कोई दो या दो से ज्यादा कर सकते हैं जॉइंटली। एंड इफ नॉट एक्सरसाइज बाय एनी टू और मोर ऑफ देम जॉइंटली, अगर उनमें से दो से ज्यादा जॉइंटली नहीं करते, तो फिर बाय देम सेवरली, मतलब सेवरली मतलब होता है कि अकेला इनफरादी तौर पर एक बंदा भी दायर कर सकता है कि ये मेरा इस पे राइट ऑफ प्रीएम्पशन बनता है। ठीक है ना? इनफरादी तौर पर मतलब कि अगर दो से ज्यादा बंदे हैं तो वो इकट्ठे भी राइट ऑफ प्रीएम्पशन को अवेल कर सकते हैं, और उन अगर वो दो नहीं करते तो फिर वो ये अलग अलग से भी कर सकते हैं। ठीक है ना? उनमें से एक भी कर सकता है। ये ज्वाइंट राइट ऑफ प्रीएम्पशन हो एक्सरसाइज्ड, ये इसका मतलब है। आगे जी 9 क्या कहता है कि सेक्शन 9 क्या कहता है कि मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द राइट ऑफ प्रॉपर्टी वेयर मोर देन वन पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड। अब ये सवाल यहाँ पैदा हुआ कि मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो कैसे किया जाएगा? वेयर मोर देन वन पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड। यहाँ पे मोर देन वन पर्सन जो इक्वली इंटाइटल्ड हो, तो फिर कैसे की जाएगी प्रॉपर्टी? ठीक है ना? मतलब कि यहाँ पे राइट ऑफ प्रीएम्पशन के पास दो बंदों के पास है, तो दोनों में प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड की जाएगी, देख लेते हैं। वेयर मोर देन वन पर्सन आर फाउंड बाय द कोर्ट
कोर्ट फाउंड करती है, कोर्ट को लगता है कि द टू बी इक्वली इंटाइटल्ड, ये इक्वली इंटाइटल्ड है टू द राइट ऑफ प्रीएम्पशन, द प्रॉपर्टी शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन इक्वल शेयर्स। तो फिर इनके इक्वली उनको डिवाइड हो जाएगी, प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड हो जाएगी, ये आपने याद रखना है, इक्वली डिवाइड होगी, इक्वल शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन इक्वल शेयर्स, ठीक है ना। अब इस इलस्ट्रेशन से आपसे क्वेश्चन आपके अगर जेहन में आए कि अगर एक हाउस है उसमें 3 बंदे हैं, एक का 1/2 है, ये देखो इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं हमको समझ आ जाएगी। ए हैज 1/2 ईयर इन द हाउस, आधा हिस्सा ए का है, बी हैज 1/3 एंड सी हैज 1/6, और 1/3 बी का है और 1/6 किसका है, सी का। तो अब जो इनको कितना कितना हिस्सा मिलेगा, इफ ए सेल्स हिज 1/2 शेयर, अगर ए जो अपना आधा हिस्सा बेचता है, क्या इनको इनके हिस्से के मुताबिक मिलेगा या वो 1/2 दोनों में इक्वल डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा, द अदर टू co-shares namely B and C shall have equal right of the preemption in 1/2 of the house, तो उनका इक्वल राइट होगा 1/2 में, उनके अकॉर्डिंग टू शेयर्स नहीं मिलेगा, एक का 1/3 है तो 1/6 है, तो उसके मुताबिक ना उनको जो 1/2 बेचा है ना आधा हिस्सा ए ने, वो आधा दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। एंड दिस 1/2 शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी एंड सी, दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, इन इक्वल शेयर्स एंड नॉट अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन द हाउस। वो कह आकर उसमें लैंड क्लियर भी कर दिया उसने, वो कह रहा है कि जो उनका एक्चुअली शेयर होगा ना उसके मुताबिक नहीं होगा, एक का 1/3 1/6 उसके मुताबिक शेयर नहीं मिलेगा, जबकि जो शेयर बिका है, सेल हुआ है, उसका हाफ इक्वल हाफ जो ना दोनों को मिल जाएगा, 1/2 है तो दोनों को उसका आधा मिल जाएगा, ठीक है ना, आधा आधा, ये है। अब आगे चलते हैं जी, सेक्शन 10 क्या कहता है, सेक्शन 10 कहता है where there are more than one preemptors, जहाँ पे more than one preemptors हों, having sued jointly or severally, ठीक है, withdrawal of claim, withdrawal of claim, अगर आपने राइट ऑफ प्रीएम्पशन का है जो आपके पास आपने दावा किया है, वो आपने यानी कि वापस लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना, आपने विदड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उसने कहा वेयर देयर आर मोर देन वन प्रीएम्प्टर्स, जहां पर एक से ज्यादा प्रीएम्प्टर्स हैं, मोर देन वन, एक से ज्यादा, हैविंग सूड, उन्होंने सूड किया ज्वाइंटली या सेवरली, या अकेले अकेले किया है, ठीक है ना, एंड एनी ऑफ देम, उनमें से कोई भी विदड्रॉज हिज क्लेम, अपना क्लेम अगर उठाता है, मतलब वापस ले लेता कि मैं नहीं करता, मुझे नहीं चाहिए जमीन, बिफोर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के डिसीजन से पहले, द रिमेनिंग प्रीएम्प्टर्स शैल बी इंटाइटल्ड टू द होल प्रॉपर्टी, शैल बी इंटाइटल्ड टू द होल प्रॉपर्टी, जो बाकी प्रीएम्प्टर्स रह जाएंगे उनमें फिर वो प्रॉपर्टी जो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे उसने प्रोवाइडेड दैट, उसने शर्त लगाई है कि द क्लेम ऑफ द रिमेनिंग प्रीएम्प्टर्स वाज ओरिजिनली मेड फॉर द होल प्रॉपर्टी, उन्होंने फिर पूरा क्लेम शुरू ही में किया हो, ये ना हो कि उन्होंने अपना सिर्फ मांगा हो हिस्सा, ये ना हो, उन्होंने ये किया हो कि पूरा हमें चाहिए, उन्होंने पूरा क्लेम ही मांगा हो, तो फिर उनको यानी कि वो बाकी प्रॉपर्टी में उनको यानी कि वो हिस्सा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है ना जी। तो मतलब कि वो प्रॉपर्टी अगर 3 बंदे हैं, एक प्रीएम्प्टर जो है वो आप विदड्रॉ कर लेता है अपना क्लेम, तो बाकी दोनों में वो पूरी प्रॉपर्टी जो है ना, वो जो सेल हो चुकी है, जो उसमें वो कहते हैं कि हमें मिलनी चाहिए, वो उनमें इक्वली डिवाइड हो जाएगी, बाकी जो जिसने विदड्रॉ कर लिया क्लेम, वो अपना क्लेम है विदड्रॉ कर लेगा, उसको फिर नहीं मिलेगा, साफ ज़ाहिर है। आगे चलते हैं जी, सेल ऑफ अपार्टिनेंस ऑफ द लैंड, अपार्टिनेंस ऑफ द लैंड होता है जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें होती है ना, उसको कहते हैं, वेयर ओनली ट्रीज आर अ बिल्डिंग इज सोल्ड विदाउट लैंड, उसने कहा है कि जहां पर अगर दरख्त सिर्फ बेचे जा रहे हैं या बिल्डिंग बेची जा रही है विदाउट लैंड, लैंड के बगैर, नो राइट ऑफ प्रीएम्पशन शैल एग्जिस्ट इन सच ट्रीज आर स्ट्रक्चर्स ऑफ द बिल्डिंग, तो उस पे आपका कोई राइट नहीं होगा, ठीक है ना, उस पर आपका कोई राइट नहीं होगा, अगर आपके भाई की ज़मीन है, आप भी इसमें हिस्सेदार हैं, तो वो भाई आपका यानी कि जो ट्रीज बेचता है, तो उस पर राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं है आपका, कि वो आप 10 दरख्त है, वो कहता है 5 आप बेच ले, 5 मैं बेच लूँ, तो वो 5 जो बेच रहा है आप कहेंगे नहीं, तो ये आप नहीं बेच सकते, ये राइट मेरा है, इसको वो बेच सकता है, हाँ वो बेच सकता है, उस पर राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं है, सिंपल इज दैट, उस पर राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं होगा।
अपार्टीनेंस मतलब जो जमीन के साथ, जो लैंड के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, उस पर राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं होगा। राइट ऑफ प्रीएम्पशन किस पे होगा? लैंड पे होगा, सोल्ड लैंड पर होगा। ठीक है, लैंड इज सोल्ड, वेयर लैंड इज सोल्ड उस पर होगा। बट यहाँ पे आ जाए, बट वेयर लैंड इज सोल्ड, यहाँ पे लैंड जो सोल्ड कर दी जाती है विद ट्रीज एंड बिल्डिंग ऑन इट, अगर वो जो लैंड है जिस पर बिल्डिंग और दरख्त है, वो उसके समेत उसको फरोख्त कर दिया जाता है, द ट्रीज एंड बिल्डिंग shall be deemed to be included in the land of the purpose for the right of preemption। फिर आपका लैंड पर भी राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, फिर आपका दरख्तों पर भी है और उस बिल्डिंग पर भी है, अगर उस पर है तो। ठीक है, ये बात है। अकेली बिल्डिंग और अकेली जो दरख्त है ना, उस पर राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं होगा अगर कोई बेचेगा। जब भी कोई जमीन बेचेगा उस पर, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो चाहे दरख्त हो, उन पर भी फिर वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन अराइज हो जाएगा। ठीक है, आगे सेक्शन क्या है? सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या कहता है? राइट टू रिवोक सेल। राइट टू रिवोक सेल, देखिए राइट टू रिवोक सेल वो क्या कहता है कि वेयर द वेंडर हैज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, राइट टू रिवोक सेल। आप राइट टू जो सेल हो चुकी है, ठीक है ना, ए ने सेल कर दी है, अब उसको रिवोक करने का जो राइट है किसी के पास या नहीं है? क्या सेल को जो रिवोक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? ये देखें, आप देखें, उसने कहा वेयर द वेंडर, वेंडर होता है जो बेचने वाला, हैज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल that it is the subject to the revocation by him within a period not exceeding 60 days, not exceeding 60 days specified in such contract, the right of preemption shall not be exercised until such period has expired। उसने कहा कि जहां पर वेंडर ने, सेलर ने ये शर्त लगा दी, स्टिपुलेटेड शर्त लगा दी उन कॉन्ट्रैक्ट में और सेल में कि इसको मैं 60 डेज के अंदर अंदर इसको रिवोक कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ। 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर मेरे पास ये राइट है कि मैं इसको कर सकता हूँ, तो मैं कर लूंगा। ठीक है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड है। तो राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो फिर कब अराइज होगा? वो पीरियड जब एक्सपायर हो जाएगा, उससे पहले वो पीरियड राइट ऑफ प्रीएम्पशन अराइज नहीं होगा, क्योंकि राइट ऑफ प्रीएम्पशन होता ही तब अराइज है जब इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल हो चुकी हो, सोल्ड हो गई हो, सोल्ड की फॉर्म में आ गई हो। ठीक है ना, तो मतलब के तो राइट ऑफ प्रीएम्पशन तब नहीं राइज होगा जब, अभी तक तो बिकी नहीं, क्योंकि उसने अगर शर्त लगा दी कॉन्ट्रैक्ट में कि 60 डेज तक मैं इसको रिवोक कर सकता हूँ, तो फिर इसका मतलब अभी वो रिवोक कर सकता है, अभी सेल नहीं हुई। सेल जब 60 डेज गुजर जाएंगे फिर मतलब कि वो सेल हो चुकी है, अब वो उसको राइट ऑफ प्रीएम्पशन अराइज हो जाएगा उस पर। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट option of defect in or inspection of the property or the stipulation has to as to the vendee's right, vendee right मतलब कि वेंडी का जो राइट है ना, टू रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल शैल नॉट बी द बार टू द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्रीएम्पशन। और कहता है अगर वेंडी ये कंडीशन लगा देता है कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं इसको रिवोक कर सकता हूँ, तो ये कोई बार नहीं है, आप राइट ऑफ प्रीएम्पशन फिर कभी भी अवेल कर सकते हैं। जब आपको पता चल गया कि ये जमीन फरोख्त हो चुकी है, तो वो वेंडी जो है, खरीदार जो है, वो चाहे जितनी मर्जी शर्तें लगा दे कि मैं इसमें ये रिवोक कर सकता हूँ 60 डेज में, 90 डेज में, 15 डेज में, 20 दिन में, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट ऑफ प्रीएम्पशन अराइज हो जाएगा। ठीक है ना, वो आप बोले हाँ, राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो होगा रुक जाएगा जब वेंडर जो है, सेलर जो है, वो शर्त लगा देता है कॉन्ट्रैक्ट में कि ये 60 डेज के अंदर अंदर मैं इसको यानी कि रिवोक कर सकता हूं, तो फिर जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन अराइज होगा आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ द 60 डेज। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सेक्शन 13 पढ़ लेते हैं, डिमांड ऑफ प्रीएम्पशन। डिमांड ऑफ प्रीएम्पशन, आपने प्रीएम्पशन जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है ना, उसकी डिमांड कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर में भी आ सकता है, पेपर में वो पूछ सकता है कि राइट ए नोट ऑन द डिमांड ऑफ प्रीएम्पशन, तो आप लिखेंगे प्रीएम्पशन की डिमांड किस तरह से करनी है। पढ़ते हैं जी, सेक्शन 1, the right of preemption of the person shall be extinguished, खत्म हो जाएगा। राइट ऑफ प्रीएम्पशन ऑफ द पर्सन, एक शख्स का राइट ऑफ प्रीएम्पशन खत्म हो जाएगा unless such person makes demands of the preemption in the following orders। अगर वो उसने ये जो फॉलोइंग ऑर्डर्स ए बी सी बताए हुए हैं, इन ऑर्डर्स में उसने अगर क्या की है, डिमांड्स नहीं की, तो राइट ऑफ प्रीएम्पशन उसका खत्म समझो। फिर पहली तलब क्या डिमांड क्या होगी? तलब मौसिबात,
मौसीबात होगी, इसको कहते हैं जो तलब मौसीबात, ये पहली सबसे पहले होगी, ठीक है ना, फिर तलब इशात होगी और फिर तलब खुसूमात होगी। ये 3 डिमांड्स करनी पड़ेगी उसको, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अब हम इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं। तलब मौसीबात क्या होती है? तलब मौसीबात, सबसे पहले वो तलब मौसीबात करेगा। तलब मौसीबात मीन्स द इमीडिएट डिमांड बाय द प्रियम्प्टर। प्रियम्प्टर को पता लगा तो इमीडिएट डिमांड वो करेगा, ठीक है ना। इन द सिटिंग और मीटिंग, मतलब में मजलिस में, इन विच ही हैज कम टू नो ऑफ द सेल, जिस वक्त तो उसके वो नॉलेज भी आई है, सेल आई है कि ये जमीन बिक चुकी है, तो वो क्या करेगा, फौरन के फौरन वो करेगा राइट ऑफ जो तलब मौसीबात करेगा। तलब कहते हैं डिमांड को, मौसीबात कहते हैं कि इमीडिएट डिमांड। ये तलब मौसीबात इमीडिएट डिमांड, ठीक है ना, वो करेगा, प्रियम्प्टर करेगा। किससे करेगा? वो ही हैज कम टू नो ऑफ द सेल, वो वेंडी से करेगा, जिसको जमीन जिसने खरीदी है। राइट ऑफ प्रियम्पशन किसके खिलाफ होता है? जिसने जमीन खरीदी हो, सेलर का नहीं होता, ठीक है ना। डिक्लेयरिंग इज इंटेंशन टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्रियम्पशन, और वो उसमें बताएगा कि मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास राइट ऑफ प्रियम्पशन हासिल है, ठीक है ना, मैं इसको राइट ऑफ प्रियम्पशन अवेल करके भी ये जमीन जो है वो ले सकता हूँ। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले तलब मौसीबात होगी, इमीडिएट डिमांड होगी। जब आपको पता चला, आप किससे करेंगे? आप करेंगे डिमांड फ्रॉम द, यानी कि वेंडी से, जिसने जमीन ली है। आगे नोट, any word indicative of the intention to exercise the right of preemption are sufficient। वो कोई भी वर्ड बोल देता है कि मैं ये जमीन लेना चाहता हूँ, ठीक है ना, ये मेरा हक था, तो राइट ऑफ प्रियम्पशन जो तलब मौसीबात हो गई, आपने तलब मौसीबात कर दी, ठीक है ना। आगे तलब इशात क्या है? इशाद, तलब इशात क्या होती है? तलब इशात होता है मीन्स डिमांड बाय एस्टैब्लिश एविडेंस। आप दो गवाहों के साथ मिलकर क्या करते हैं? नोटिस कर देते हैं। दो गवाहों के साथ मिलकर, दो गवाहों के साथ गवाही मतलब कि एस्टैब्लिश एविडेंस, एविडेंस की मदद से दो गवाहों के साइन करवाकर नोटिस सेंड कर देते हैं। ये क्या हो जाएगी? तलब इशाद हो जाएगी। उसको नोटिस भेज दिया वेंडी को, भाई ये आपने जो जमीन खरीदी है ना, ये मेरा राइट बनता है इस पे, मैं, ठीक है ना, मैं ओनर हूँ या शाफी खलीद हूँ, शाफी जार हूँ, जो भी हूँ, तो ये मेरा राइट बनता है, ये मैंने खरीदी, ये आपने गलत किया खरीद के, ये मेरा बनता है, जो मुझे दे। अगर वो नहीं देता तो फिर क्या होगा? वो आप कोर्ट में जाएंगे। तीसरी जो है तलब खुसूमात करेंगे। तलब खुसूमात क्या होता है? मीन्स डिमांड्स बाय फाइलिंग ए सूट। आप सूट फाइल करके बोल क्या ले लेंगे? डिमांड, वो अपनी जमीन परचेज करेंगे वेंडी से। आगे बढ़ते हैं टू सबसेक्शन 2, व्हेन द फैक्ट ऑफ द सेल कम्स विद इन द नॉलेज ऑफ द प्रियम्प्टर थ्रू एनी सोर्स, किसी भी जरिए वो आता है, ही शैल मेक द तलब मौसीबात, वो तलब मौसीबात करेगा, इफ फॉर इमीडिएट डिमांड करेगा, जैसे ही वो उसके नॉलेज में आता है, ठीक है ना। वेयर 3 क्या कहता है? वेयर प्रियम्प्टर, यहाँ पे जो प्रियम्प्टर है, हैज मेड द तलब मौसीबात, वेयर प्रियम्प्टर ने क्या किया है? हैज मेड तलब मौसीबात, उसने तलब मौसीबात कर दी है। अंडर सबसेक्शन 2, ये सेक्शन 2 में हमने भी पढ़ा है, उसने तलब मौसीबात कर दी। ही शैल एज सून देयर आफ्टर एज पॉसिबल, जैसे मुमकिन होगा उसके बाद वो क्या करेगा? बट नॉट लेटर देन 2 वीक्स, वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर क्या करेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ द नॉलेज मेक तलब इशाद, वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर क्या करेगा? तलब इशाद करेगा, तलब इशाद करेगा, मेक तलब इशाद बाय सेंडिंग नोटिस इन राइटिंग अटैच्ड बाय 2 ट्रूथफुल विटनेस, उस पर 2 गवाहों के साइन होंगे, उसको नोटिस सेंड करेगा। अंडर रजिस्टर्ड कवर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू, मतलब को रजिस्ट्री करवा देगा, ठीक है ना, रजिस्ट्री करवा कर उसको भेज देगा। टू द वेंडी, वेंडी को भेजेगा। ये बात क्लियर होगी ना, वेंडी को नहीं भेजेगा, जिसने जमीन भेज दी उसको नहीं, उसने तो भेज दी, अब जिसने ली है उसको उसके खिलाफ वो भेजेगा ना, क्योंकि जिसने खरीद लिया अब उससे जमीन उसने लेनी है, शाफी शरीक ने या शाफी खलीद या शाफी जार ने, ठीक है ना। कंफर्मिंग हिज राइट, हिज इंटेंशन टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्रियम्पशन, कि मेरी इंटेंशन ये है कि मैं राइट ऑफ प्रियम्पशन अवेल करना चाहता हूँ, मेरा राइट ऑफ प्रियम्पशन है, लिहाजा आप ये जमीन छोड़ दें। अगर वो नहीं छोड़ेगा तो फिर आप कोर्ट में जाएंगे, तलबे क्या कौन से करेंगे? तलबे अगली तलब कर देंगे, तलबे उसको कहते हैं तलबे खुसूमात, वो कोर्ट में चले जाएंगे आप। आगे प्रोवाइडेड दैट इन एरियाज वेयर owing to lack of post office facilities it is not possible for the preemptor to give registered notice। अजान हो रही है, एक मिनट, अजान होने
जी, हम प्रोवाइडेड दैट से पढ़ रहे थे इन एरियाज़ वेयर द ओविंग टू लैक ऑफ पोस्ट ऑफिस, अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो प्रीएम्प्टर के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो उसको रजिस्ट्री करवाए नोटिस की। ही मे मेक तलब इशाद, वो तलब इशाद कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ टू ट्रूथफुल विटनेसेस, तो फिर वो किसी दो विटनेसेस की मौजूदगी में भी वो कर सकता है। दो गवाह ले जाए उसके पास कि मैं ये मेरे पास राइट ऑफ प्रीएम्प्शन है, लिहाजा ये ज़मीन मेरा हक बनता था, आप ये मुझे दे दे, पैसे ले ले आपने जो आपने जिसने खरीदी है। तो अगर नहीं मानता तो आप फिर क्या कर देंगे, तलब शाद होगी, आप फिर तलब खुसूमात में चले जाएंगे। वेयर प्रीएम्प्टर हैज सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ तलब मुसीबात अंडर सबसेक्शन 2 एंड तलब शाद अंडर सबसेक्शन 3, ही शैल मेक तलब खुसूमात, वो फिर तलब खुसूमात करेगा इन द कोर्ट ऑफ competent jurisdiction to enforce the right of enforce his right of preemption। अपना राइट ऑफ प्रीएम्पशन अवेल करवाने के लिए वो तलब खुसूमात कर देगा। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर होगी। देखिए 3 तलब हैं, वो तरतीब के साथ करनी है। पहली है तलब मुसीबात, तलब शाह, तलब खुसूमात। तलब मुसीबात होती है कि फ़ौरन उसी वक़्त करनी है, तलब शाह नोटिस सेंड करना है, तलब खुसूमात होती है कि आप तलब खुसूमात होती है वो आप कोर्ट में जाते हैं, ठीक है ना, कोर्ट में जाके इस्टेब्लिश करते हैं जी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आगे ये हमने पढ़ लिया, अब आगे है ये जो डिमांड्स बाय गार्डियन और एजेंट है ना, ये हम पढ़ेंगे कल, यहाँ से कल से इंशाल्लाह शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। ये आपने आज मैंने 7 से लेकर 13 तक आपको पढ़ा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे वो पूछ सकता है कि डिमांड्स कैसे-कैसे डिमांड्स ऑफ प्रीएम्प्शन कैसे की जा सकती हैं। ये पूछ सकता है क्या राइट टू रिवोक सेल जो है वापिस वो अवेल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। क्या जो अपार्टीनेंस लैंड के अपार्टीनेंस जो दरख्त है या बिल्डिंग उस पर भी राइट ऑफ प्रीएम्प्शन होता है या नहीं होता, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, विथड्रॉल ऑफ क्लेम, अगर एक जो प्रीएम्प्टर अपना क्लेम विथड्रॉ कर रहे तो प्रॉपर्टी कैसे तकसीम होगी, ये भी पूछ सकता है। मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी वेयर द मोर देन वन पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड हो, तो फिर उसका मेथड क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगी। ये नीचे एग्जांपल भी मैंने पढ़ा दी। ठीक है, आगे जॉइंट राइट ऑफ प्रीएम्प्शन हाउ एक्सरसाइज, जॉइंट राइट ऑफ प्रीएम्प्शन कैसे एक्सरसाइज होना है। ठीक है ना, तो वो जॉइंटली भी कर सकते हैं, वो सेवरली भी कर सकते हैं। सिंपल इज दैट, इसका ये आंसर है। आगे जो है सेक्शन 7 जो है प्रायोरिटी इन द राइट ऑफ प्रीएम्प्शन, प्रायोरिटी किसको हासिल होगी, जिसके पास स्पेशल राइट होगा उसको प्रेफरेंस होगी जनरल राइट वाले पे। ठीक है ना, ये था आज का आपका यानी कि लेक्चर, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको सेक्शन जो है 14 तक पढ़ा दिया, 13 तक। ठीक है, 13 तक पढ़ा दिया, 14 से कल से आगाज करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।